डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। इसका सब फाइलम सीलियोफोरा है, क्लास सीलिएटा है, सब क्लास होलोट्राइकिया है, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा है और इसका जीनस पैरामीशियम है। पैरामीशियम की कई स्पेसीज नॉन हैं और इन स्पेसीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है ऑरेलिया ग्रुप एंड सेकंड है बर्सेरिया ग्रुप। तो ऑरेलिया ग्रुप की जो स्पेसीज है उनकी लेंथ जो है उनकी विड्थ से 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। इनका टीएस काटने पर वो हमें गोल दिखाई देता है, यहाँ सर्कल के रूप में दिखाई देता है और इनमें साइटोप्रोक्ट जो है वो पार्श्व में स्थित होता है, यानी कि लेटरल साइड में स्थित होता है। पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम इसके उदाहरण हैं। सेकंड है बर्सेरिया ग्रुप। इस ग्रुप की स्पेसीज में लेंथ जो है विड्थ की तुलना में 3 गुना 3 टाइम्स कम होती है। इसका टीएस काटने पर ये फ्लैट दिखाई देती है और इसमें साइटोपाइज जो है या साइटोप्रोक्ट जो है वो लगभग सब टर्मिनल कंडीशन में होता है और इसके पोस्टीरियर भाग की तरफ यह पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम बर्सेरिया, पैरामीशियम ट्राइकियम और पैरामीशियम वुडरूफी। हैबिट एंड हैबिटेट्स। पैरामीशियम स्थिर और अलवण जल में निवास करता है, यानी कि कांस्टेंट वाटर और फ्रेश वाटर में ये रहता है। यह इस प्रकार के जलीय माध्यम में रहना पसंद करता है जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अधिकता में हो, यानी कार्बनिक पदार्थों की अधिकता हो। यह पॉन्ड्स में या गड्ढों में या पोखरों, झीलों आदि में जहाँ पर पानी पाया जाता है वहाँ पर रहता है। यह सॉलिटरी होता है और फ्री स्विमिंग, फ्री लिविंग होता है। इसमें न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक प्रकार का होता है या प्राणी समभोजी प्रकार का पाया जाता है। स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज। पैरामीशियम जो है यह यूनिसेलुलर होता है और माइक्रोस्कोपिक एनिमल है जो कि अगर नेकेड आई से देखें तो यह एक सफ़ेद या ग्रे डॉट के समान दिखाई देता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम सबसे बड़े साइज़ के स्पेसीज हैं और इसकी लेंथ 0.15 to 0.3 मिलीमीटर तक होती है। इसका पेलिकल जो इस पर पाया जाता है जिसके कारण इसकी शेप फिक्स बनी हुई रहती है और इसकी आकृति जो है, शेप जो है वो स्लीपर के समान होती है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। इसका अग्रभाग जो एंटीरियर इसका एंड है वो ब्लंट होता है और इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो शार्प होता है। शरीर का मध्य भाग सर्वाधिक चौड़ा होता है, तो बीच वाला भाग जो है इसकी विड्थ जो है वो सबसे अधिक होती है। गति करते समय अग्रभाग आगे की तरफ रहता है और पीछे वाला जो पॉइंटेड एंड है वो पीछे की तरफ रहता है। पैरामीशियम ट्राइकियम सबसे छोटी जाति है, यानी कि स्मॉलेस्ट स्पेसीज इन पैरामीशियम इस पैरामीशियम ट्राइकियम। इस जंतु का मुख्य या अधर तल चपटा होता है। ओरल सरफेस कहें या वेंट्रल सरफेस कहें फ्लैट होती है और इसकी डोर्सल या एबोरल सरफेस कॉन्वेक्स या उत्तल होती है। नेक्स्ट है पेलिकल। पैरामीशियम को घेरे हुए एक पतली, दृढ़ और प्रत्यास्थ रचना पाई जाती है। थिन, रिजिड और इलास्टिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको पेलिकल कहते हैं। पेलिकल की कोशिकाएं जो हैं वो पॉलीगोनल या हेक्सागोनल चैम्बर्स में डिवाइड होती हैं और प्रत्येक चैम्बर के बीच वाले भाग से एक सीलिया निकलता है। तो प्रत्येक जो पॉलीगोनल सेल्स है, चैम्बर है या हेक्सागोनल चैम्बर है, वास्तव में कूपिका के मध्य में स्थित गर्त होते हैं। सभी कूपिकाएं परस्पर समेकित होकर के एक सतत कूपिका स्तर या एल्वियोलर लेयर का निर्माण करती हैं। कूपिका स्तर 2 कलाओं के द्वारा, 2 मेम्ब्रेन्स के द्वारा
यह बना हुआ होता है, जिसमें आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है सीलिया। पैरामीशियम के संपूर्ण शरीर पर असंख्य रोम के समान सीलिया या पक्षमाभ पाए जाते हैं। ये सीलिया जो है इसको लोकोमोशन में और न्यूट्रिशन में मदद करते हैं। इसके पोस्टीरियर एंड पर पाए जाने वाले सीलिया लंबे होते हैं या आकार में बड़े होते हैं और एक टफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कॉडल टफ्ट कहते हैं। पैरामीशियम में 10,000 to 14,000 तक सीलिया पाए जाते हैं और इनकी लंबाई जो है 10 to 12 माइक्रोन और इनका डायामीटर 0.27 माइक्रोन तक होता है। सीलिया बहुभुजी या षटभुजी यानी पॉलीगोनल या हेक्सागोनल चैम्बर के मध्य में स्थित छिद्र से होकर के बाहर निकले रहते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया गया है। तो सबसे बाहर की तरफ इसमें पेलिकल स्थित होती है, जो कि थिन, रिजिड और इलास्टिक होती है, जो कि इसके शेप को नियत बनाए रखती है, कांस्टेंट बनाए रखती है। बाहर की तरफ सीलिया पाए जाते हैं और इनकी संख्या, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, पक्षमाभ है, इनकी संख्या 10 से 14,000 के बीच में होती है और ये इसको गति में और पोषण में मदद करते हैं। इसमें अंदर की तरफ जो इसका साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो बाहर की तरफ जो आउटर प्रोटोप्लाज्म और इनर प्रोटोप्लाज्म या मार्जिनल प्रोटोप्लाज्म एंड इनर प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड होता है। तो इनर प्रोटोप्लाज्म में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स उपस्थित हैं, जो कि दो है, एक एंटीरियर एंड पर है और दूसरी पोस्टीरियर एंड पर है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स उपस्थित है। इसके अलावा इसमें फूड वैक्यूल्स उपस्थित होती हैं और इसमें मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस स्थित होते हैं। और एक तरफ इसमें नीचे की तरफ इसकी वेंट्रल सरफेस पर वेस्टिब्यूल पाई जाती है और जिससे होकर के बक्कल कैविटी जुड़ी हुई रहती है और साइटोस्टॉम जुड़ा हुआ रहता है, जो कि साइटोफेरिंक्स में खुलता है। और इसके पिछले भाग की तरफ साइटोपाइज पाया जाता है, कोशिका गुद पाया जाता है और इसके पोस्टीरियर एंड पर सीलिया लंबे होते हैं, जो कि कॉडल टफ्ट बनाते हैं। सीलिया में ट्राइकोसिस्ट जो हैं वो अल्टरनेट ऑर्डर में अरेंज रहते हैं और सीलिया जो है लॉन्गिट्यूडिनल रोज में व्यवस्थित रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो यह प्रूव होता है कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैजिला के समान ही होती है। यह फ्लैजिला की तुलना में छोटे होते हैं और इनकी संख्या अधिक होती है। प्रत्येक सीलिया में मैट्रिक्स को घेरे हुए एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस शीथ पाई जाती है। इसमें परिधि की तरफ 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं और प्रत्येक पेरिफेरल फाइब्रिल जो है वो 2 सब फाइब्रिल्स के द्वारा निर्मित होता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब फाइब्रिल से आर्म या प्रवर्ध निकला हुआ होता है और मध्य में 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं और केंद्रीय तंतुक यानी सेंट्रल फाइब्रिल्स को घेरे हुए इनर मेम्ब्रेनस शीथ पाई जाती है। परिधि व केंद्रीय तंतुओं के बीच में 9 एसेसरी फाइब्रिल्स पाए जाते हैं और प्रत्येक जो सीलिया हैं एक बेसल ग्रेन्यूल या काइनेटोसोम के से निकलते हैं और बेसल ग्रेन्यूल में केवल पेरिफेरल फाइब्रिल्स ही पाए जाते हैं। इस वाले भाग में बेसल ग्रेन्यूल में सेंट्रल फाइब्रिल्स एब्सेंट होते हैं और बेसल ग्रेन्यूल में जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स है, प्रत्येक पेरिफेरल फाइब्रिल 3 सब फाइब्रिल से मिलकर के बना हुआ होता है। नीचे जैसा कि इसका डायग्राम दिया गया है, तो ये डायग्राम जो है वो सीलिया का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। इसमें दिखाया गया है कि यह बेसल ग्रेन्यूल से निकला गया है। बेसल बॉडी इसमें दिखाई गई है। तो बेसल बॉडी से होकर के इसमें पेरिफेरल फाइब्रिल्स और सेंट्रल फाइबर्स दिखाए गए हैं और बीच वाला भाग जो है पेरिफेरल और सेंट्रल फाइबर के बीच वाला भाग जो है वो मैट्रिक्स बनाता है। सीलियरी शीथ है, आउटर शीथ है और इनर शीथ है, इसमें उपस्थित होती है। जो बी डायग्राम है उसमें
सीलिया का टीएस है। तो इसमें दिखाया गया है कि इसमें आउटर मेम्ब्रेनस शीथ है और इनर मेम्ब्रेनस शीथ है। इनर मेम्ब्रेनस शीथ के अंदर 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स उपस्थित है और आउटर मेम्ब्रेनस शीथ में पेरिफेरल फाइब्रिल्स उपस्थित है। और प्रत्येक पेरिफेरल फाइब्रिल जो है वो 2 माइक्रो फाइब्रिल्स से मिलकर के बना है, सब फाइब्रिल से बना हुआ है। और इनमें आर्म्स निकली हुई हैं, भुजाएं निकली हुई हैं, जो कि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज है। सेंट्रल फाइब्रिल्स से यहाँ पर एसेसरी फाइब्रिल्स निकलते हैं, जिनकी संख्या, जिनको रेडियल फाइब्रिल्स भी कहते हैं, इनकी संख्या 9 होती है। और ये पेरिफेरल फाइबर्स को सेंट्रल फाइबर से जोड़ने का काम करते हैं। सी डायग्राम जो है इसमें बेसल ग्रेन्यूल का टीएस दिखाया गया है। तो बेसल ग्रेन्यूल या आधारी कणिका या जिसको काइनेटोसोम कहते हैं, इसमें केवल परिधीय तंतु ही पाए जाते हैं। इसमें सेंट्रल फाइब्रिल्स या केंद्रीय तंतु अनुपस्थित होते हैं। तो परिधीय तंतु है, प्रत्येक परिधीय तंतु 3 उप तंतुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो 3 सब फाइब्रिल्स से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट है इसका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। पैरामीशियम में पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म 2 भागों में विभाजित होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म को कॉर्टेक्स भी कहते हैं। इसमें ट्राइकोसिस्ट, बेसल ग्रेन्यूल और इंफ्रासिलियरी सिस्टम पाया जाता है। एंडोप्लाज्म में साइक्लोसिस पाया जाता है। यह एंडोप्लाज्म जो है वो ग्रेनुलर होता है एंड सेमी लिक्विड होता है, यानी अर्ध तरल होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियस एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स आदि पाई जाती है। नेक्स्ट है इंफ्रासिलियरी सिस्टम, जो कि यहाँ पर विशिष्ट लक्षण है। इंफ्रासिलियरी सिस्टम, यह तंत्र पेलिकल के नीचे एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है। और इस तंत्र में, इंफ्रासिलियरी सिस्टम में, बेसल ग्रेन्यूल्स एंड काइनेटोडेस्मेटा को शामिल किया गया है। तो फर्स्ट है बेसल ग्रेन्यूल। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि बेसल ग्रेन्यूल या आधार कणिका से, प्रत्येक आधार कणिका से एक सीलिया निकलता है या एक पक्षमाभ निकलता है। तो प्रत्येक पक्षमाभ एक ग्रेन्यूल से ओरिजिन होता है, जिसको बेसल ग्रेन्यूल या काइनेटोसोम कहते हैं। बेसल ग्रेन्यूल के टीएस का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि इसमें 9 तो पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं और 2 जो हैं वो इसमें सेंट्रल फाइबर एब्सेंट होते हैं। तो इसमें 9 परिधीय तंतु पाए जाते हैं। बेसल ग्रेन्यूल जो है वो सेंट्रियोल या तारक केंद्र के व्युत्पन्न द्वारा निर्मित होता है। तो इसका ओरिजिन जो है वो सेंट्रियोल के द्वारा होता है और इसमें पुनरावर्ती या द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि अपने समान यह बेसल ग्रेन्यूल का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट है काइनेटोडेस्मेटा। तो प्रत्येक काइनेटोसोम जो है या बेसल ग्रेन्यूल से एक फाइब्रिल ओरिजिन निकलता है और इसको काइनेटोडेस्मिक फाइबर कहते हैं। यह आगे की तरफ बढ़ते वक्त पतला होता जाता है और 5वें काइनेटोसोम तक पहुंच करके यह समाप्त हो जाता है। 5 काइनेटोडेस्मिक तंतु आपस में मिलकर के एक बंडल का निर्माण करते हैं, जिसको काइनेटोडेस्मा कहते हैं। एक अनुदैर्ध्य पंक्ति के काइनेटोसोम और काइनेटोडेस्मिक मिलकर के एक स्ट्रक्चरल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं और इस यूनिट को काइनेटी कहते हैं। काइनेटी का पाया जाना क्लास सीलिएटा का विशिष्ट लक्षण है। तो वर्ग सीलिएटा का विशिष्ट लक्षण है कि उसमें काइनेटी पाई जाती है। और काइनेटी जो है काइनेटोसोम और काइनेटोडेस्मेटा इन दोनों से मिलकर के बना होता है। इस तंत्र का कार्य, इस सिस्टम का जो फंक्शन है वो सीलिया की गति को, इसके मोशन को कंट्रोल करना है और कोऑर्डिनेशन करना है। ऐसे प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं कि काइनेटी जो है वो मॉर्फोजेनेसिस के लिए या संरचना विकास के लिए उत्तरदायी है। उदाहरणार्थ, भविष्य में मुख का निर्माण करने वाली काइनेटी को अगर हटा दिया जाए तो मुख का निर्माण नहीं हो पाता है। नीचे इसका डायग्राम दिया गया है। तो डायग्राम में आपको अल्टरनेट ऑर्डर में यहाँ पर बेसल ग्रेन्यूल, फिर ट्राइकोसिस्ट, बेसल ग्रेन्यूल,
ट्राइकोसिस्ट, बेसल ग्रेन्यूल, ट्राइकोसिस्ट, बेसल ग्रेन्यूल, ट्राइकोसिस्ट, यानी कि ट्राइकोसिस्ट और बेसल ग्रेन्यूल जो है वो अल्टरनेट ऑर्डर में व्यवस्थित हैं, दिखाया गया है। यहाँ पर आपको पेलिकल दिखाया गया है। पेलिकल जो है इसमें पॉलीगोनल चैम्बर्स है और प्रत्येक चैम्बर के बीच वाले भाग से एक गर्स से होते हुए एक सीलिया निकला हुआ है और प्रत्येक बेसल ग्रेन्यूल से एक काइनेटोडेस्मिक फाइबर निकला हुआ है जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए पतला होता जाता है। तो इस प्रकार से यह 5वें बेसल ग्रेन्यूल तक जाते जाते समाप्त हो जाता है और इन काइनेटोडेस्मिक तंतु जो हैं ये आपस में मिलकर के एक बंडल का निर्माण करते हैं जिसको काइनेटोडेस्मेटा कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोमोटर सिस्टम। बेसल ग्रेन्यूल को कुछ तंतु परस्पर जोड़ करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसको न्यूरोमोटर सिस्टम कहते हैं। बेसल ग्रेन्यूल को परस्पर जोड़ने वाले तंतुओं को मायोनिमस या न्यूरोनिमस कहते हैं। सभी न्यूरोनिमस जो है एक बाइलोब्ड बॉडी के साथ में जुड़े होते हैं जिसको मोटोरियम कहते हैं। मोटोरियम जो है साइटोफेरिंक्स के पास में स्थित होता है। नेक्स्ट है ट्राइकोसिस्ट। यह ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो एक्टोप्लाज्म में काइनेटोसोम से अल्टरनेट ऑर्डर में अरेंज होती है। यह षटभुजीय या बहुभुजी कोष्ठों के अग्र या पश्च उभरों पर खुलते हैं क्योंकि षटभुजी जो पॉलीगोनल चैम्बर्स हैं उनके बीच से तो सीलिया निकलते हैं और उनके अग्र या आगे या पीछे वाले जो उबार हैं वहाँ से ये जुड़े हुए रहते हैं और वहाँ पर ये खुलते हैं। ट्राइकोसिस्ट को सर्वप्रथम एलिस ने देखा। यह जंतु की बाहरी सतह से समकोण पर लटके रहते हैं और इनकी रेस्टिंग स्टेज में लेंथ जो है वो 2 to 4 माइक्रोन तक होती है और जब इनको स्टिमुलेशन मिलता है या स्टिमुलेट किया जाता है तो ट्राइकोसिस्ट एक तंतु के रूप में दागे जाते हैं और इस समय इनकी लेंथ जो है वो सामान्य से 6 to 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट 2 भागों के द्वारा निर्मित होता है जिनको शाफ्ट एंड स्पाइक कहते हैं। कांड जो है या इसका शाफ्ट जो है वो दीर्घीकृत होता है और स्पाइक नुकीला होता है। स्पाइक पर एक कैप ढका हुआ रहता है और इसका शाफ्ट जो है कि मैट्रिक्स में फाइब्रस प्रोटीन ट्राइकनिन पाया जाता है और यह जो है फाइब्रस प्रोटीन है एक लैटिस का निर्माण करता है, जालक का निर्माण करता है और ट्राइकोसिस्ट जो है अनेक प्रकार के उद्दीपनों के फलस्वरूप दगते हैं जैसे कि केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल स्टिमुलस जो इसको मिलते हैं तो यह स्टिमुलेट होकर के दग जाता है। ट्राइकोसिस्ट के कार्य पूर्णतया ज्ञात नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम को किसी आधार से चिपकने में सहायता करते हैं, वहीं कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह इसका प्रोटेक्शन करने का काम करता है। दगने पर कांड जो है वो अत्यधिक लंबा हो जाता है और इसका जो शाफ्ट है वो लंबा हो जाता है और शाफ्ट की लंबाई में वृद्धि जो है वो फाइब्रस प्रोटीन के लैटिस के खुलने के कारण या अनफोल्डिंग के कारण होती है और एक बार दगने के बाद में ट्राइकोसिस्ट नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 डायग्राम दिखाए गए हैं। फर्स्ट है इसमें पैरामीशियम दगी हुई ट्राइकोसिस्ट सहित है। तो यहाँ पे ट्राइकोसिस्ट जो है एक साइड में ये दगे हुए हैं, इस कारण से ये जो सीलिया इसके हैं वो थोड़े अलग टाइप से दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है ट्राइकोसिस्ट रेस्टिंग स्टेज में। तो इसका शाफ्ट वाला रीजन जो है वो ओवल शेप्ड है और ऊपर इसकी ब्लेड है और ऊपर इसकी कैप है। तीसरा है दगी हुई अवस्था में ट्राइकोसिस्ट। तो यहाँ पर इसकी शाफ्ट की लंबाई जो है वो 6 to 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। पैरामीशियम कॉर्डेटम एक विषम केंद्रकीय जाति होती है यानी हेट्रोकैरियोटिक स्पेसीज होती है। इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियस लार्ज होता है जिसको मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं और दूसरा न्यूक्लियस स्मॉल होता है जिसको माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो किडनी शेप्ड होता है और लगभग सेंटर में होता है और इस केंद्रक में कई सारी केंद्रिकाएँ या न्यूक्लियोलस पाई जाती हैं और क्रोमेटिन जो मटेरियल है उसकी मात्रा भी अधिक होती है। यह केंद्रक कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको वेजिटेटिव या सोमेटिक न्यूक्लियस कहते हैं और ए माइटोसिस के द्वारा इसमें विभाजन पाया जाता है। जो
माइक्रोन्यूक्लियस है वो मैक्रोन्यूक्लियस के एक तरफ पिट में पाया जाता है, साइज छोटी होती है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसमें डिप्लॉइड स्टेज पाई जाती है। पैरामीशियम ऑरेलिया में एक न्यूक्लियोलस पाई जाती है, जबकि पैरामीशियम कॉर्डेटम में न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होती है या एब्सेंट होती है। यह केंद्रक जंतु की रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। पैरामीशियम ऑरेलिया में एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं, जबकि पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम में कई सारे माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके बाद में है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रसदानी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पाया जाना जो है फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है, इनको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम में इनकी संख्या जो है 2 to 7 होती है। अग्र जो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसको न्यूक्लियर वैक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि यह न्यूक्लियस के पास में स्थित होती है। और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को पेरिस्टोमियल वैक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि यह पेरिस्टोम के नज़दीक होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में 6 to 10 ट्यूबुलर रेडियल कैनाल्स आकर के खुलती हैं और प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक स्थायी छिद्र के द्वारा पेलिकल के डोर्सल सरफेस पर खुलती है। प्रत्येक रेडियल कैनाल के 3 भाग होते हैं। इसका टर्मिनल पार्ट, यह रेडियल कैनाल का अंतिम और इसका शीर्षस्थ भाग होता है और इसमें अनेक नेफ्रिडियल ट्यूबुल्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती हैं और यह एंडोप्लाज्मस से जल को इकट्ठा करने का काम करती है। सेकंड पार्ट है एम्पुला। जब यह डायस्टोलिक स्टेज में होती है तो बल्ब या फ्लास्क के समान दिखाई देता है और सिस्टोल अवस्था में यह सिकुड़ करके शीर्षस्थ भाग के समान नलिकाकार हो जाता है। थर्ड है इंजेक्टर कैनाल। यह कैनाल रेडियल कैनाल को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के आशय के साथ में जोड़ती है, इससे होकर के जल को वैक्यूल में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से डायग्राम में नीचे जैसा कि दिखाया गया है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डायस्टोल में है। जब ये डायस्टोल में है तो रेडियल कैनाल जो है वो सिस्टोल अवस्था में दिखाई देती है। तो इसमें केवल टर्मिनल पार्ट और इंजेक्टर कैनाल 2 ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि जब वैक्यूल सिस्टोल कंडीशन में होता है तब रेडियल कैनाल डायस्टोल कंडीशन में होती है और इसमें तीनों पार्ट दिखाई देते हैं। टर्मिनल कैनाल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जल और लवणों को इकट्ठा करती है, एम्पुला बीच वाला फूला हुआ बल्ब के समान भाग, और इंजेक्टर कैनाल जिसकी सहायता से जल और लवणों को इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ला करके डाला जाता है। जिस समय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डायस्टोल होता है उस समय रेडियल कैनाल में सिस्टोल होता है। पैरामीशियम ट्राइकियम में रेडियल कैनाल्स नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है फूड वैक्यूल। पैरामीशियम के एंडोप्लाज्म में कई सारी फूड वैक्यूल्स या खाद्य रसदानियाँ पाई जाती हैं और इनको वोल्वोवस्की ने गैस्ट्रियोल्स नाम दिया था। जब साइक्लोसिस के द्वारा यह गति करती रहती है और प्रारंभिक अवस्था में इनमें एसिडिक मीडियम होता है और बाद की अवस्था में इनमें मीडियम जो है वो बेसिक हो जाता है। इन वैक्यूल्स में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है और यह वैक्यूल्स जो है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। नेक्स्ट है ओरल एपरेटस। पैरामीशियम की मुख्य या इसकी जो वेंट्रल सरफेस है या ओरल सरफेस है पर एक चौड़ी तिरछी गर्त पाई जाती है, रिज पाई जाती है, जिसको ओरल ग्रूव कहते हैं। यह अग्र सिरे की तरफ ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है और पैरामीशियम की 2/3 लेंथ तक पाई जाती है। यह एक नैरो पथ में जाकर के खुलती है जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं और वेस्टिब्यूल में इन्वेजिनेशन पेलिकल इन्वेजिनेटेड पेलिकल पाया जाता है और वेस्टिब्यूल एक चौड़े बक्कल कैविटी में खुलता है और बक्कल कैविटी जो है वो साइटोस्टॉम द्वारा साइटोफेरिंग्स में खुलती है। साइटोफेरिंग्स से नई फूड वैक्यूल्स उद्गमित होती रहती हैं।
तो इस प्रकार से ओरल ग्रूव में आने वाला जो भोज्य पदार्थ है वो वेस्टिब्यूल से होते हुए बक्कल कैविटी से होते हुए साइटोस्टॉम और साइटोफेरिंक्स में पहुंचता है, जहां से फूड वैक्यूल्स नई नई बनती रहती है। वेस्टिब्यूल जो है में छोटे आकार के सीलिया पाए जाते हैं। इस भाग में ट्राइकोसिस्ट एब्सेंट होते हैं और बक्कल कैविटी के दाएं ओर के सीलिया की पंक्ति द्वारा एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है जिसको एंडोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। बक्कल कैविटी के बाईं ओर यानी कि इसके लेफ्ट साइड की तरफ सीलिया जो है वो 4 रोज के 3 समूह पाए जाते हैं, 3 ग्रुप्स में होते हैं और यह बक्कल कैविटी के अग्रस्त सिरे से अंतिम भाग तक स्थित होते हैं और यह समूह दाएं से बाएं क्रमश इसको क्वाड्रियुलस कहते हैं और पृष्ठ पेनिकुलम और अदर पेनिकुलम कहते हैं। तो 3 समूह हैं, 4-4 के जो सीलिया के है ग्रुप में 3 समूह पाए जाते हैं जिनको कि राइट टू लेफ्ट क्वाड्रुलस, पृष्ठ पेनिकुलम और अदर पेनिकुलम कहते हैं। एंडोरल मेम्ब्रेन जो है यह मुख से लेकर के इसके माउथ तक एक रिब्ड पेलिकल पाई जाती है और इस रिब्ड पेलिकल के पृष्ठ से नीमेडेस्मी फाइबर्स गुजरते हैं जो कोशिका मुख से होकर के इसके जो स्टॉम से होकर के साइटोफेरिंक्स तक पश्च मुख तंतुओं के रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे क्वाड्रुलस, डोर्सल पेनिकुलम एंड वेंट्रल पेनिकुलम है। यहाँ पे 4-4 जो है सीलिया मिलकर के 3 ग्रुप बना रहे हैं। एंडोरल मेम्ब्रेन है, रिब्ड वाल है और इसमें न्यूमरस बंडल्स ऑफ माइक्रो फिलामेंट्स स्थित है। नीचे की यहाँ साइटोस्टॉम है और इसका पोस्ट ओरल फाइबर्स उपस्थित है। तो पैरामीशियम के इसके बक्कल कैविटी वाले रीजन में सीलिया का अरेंजमेंट इस डायग्राम में दिखाया गया है। थैंक यू।